बच्चा ना होने की वजह से तलाक। एक मजबूर औरत की कहानी। औरत कहती है कि मेरा नाम सिद्रा है और मैं सरगोदा शहर से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी शादी यूरोप में हुई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था और फिर हमारी शादी को कुछ साल गुजरे तो मेरे शौहर को पता चला कि मैं बांझ हूं। ये बात जानकर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर मुझसे मुतनफ्फर सा होने लगा। एक रोज मेरे शौहर ने मेरी इसी कमजोरी की वजह से मुझे तलाक दे दी। अब तलाक के बाद मेरे पास यूरोप में रहने का या जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं था। मैं यूरोप छोड़कर पाकिस्तान आ गई। मैं दिन रात रोती रहती और सोचती रहती कि मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। खैर, एक दिन मुझे याद आया कि हाँ, मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया था। उसका नाम नदीम था। वो स्कूल दौर से मुझसे मोहब्बत करता था। स्कूल और स्कूल के बाद कॉलेज, उसकी मोहब्बत की शिद्दत मेरे लिए बढ़ती चली गई। उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया जिसे मैंने हंसी खुशी कबूल किया। नदीम बहुत खूबसूरत और बहुत सुलझा हुआ लड़का था। वो हमेशा मुझे खुश करने के बहाने ढूंढता रहता। हम दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन भी बात किए बिना नहीं गुजरता था। लेकिन मैं नदीम से कभी भी तन्हाई में नहीं मिली थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि हम लोगों के बीच में कभी शैतान का दाखला हो। एक रोज नदीम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं खुश भी थी और हैरान भी। मैंने घर आकर बात की तो मेरे घर वाले नहीं माने। उल्टा मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे लिए यूरोप से रिश्ता आया है। अब यूरोप का लड़का हो और मिडिल क्लास फैमिली हाँ ना करे, भला ये कैसे हो सकता है। मेरे घर वालों ने मुझे नदीम को भूल जाने और यूरोप के रिश्ते के लिए हाँ करने पर मजबूर किया। जैसे तैसे करके मैं भी मान गई। नदीम ने मुझे फोन करके बहुत वास्ते डाले, बहुत रोया मेरे लिए, लेकिन मैं भी मजबूर थी। करती तो क्या करती। उधर मेरे शौहर को जब मेरी तस्वीर दिखाई गई तो मैं पहली नजर में ही उसे भाग गई। और खूबसूरत लड़कियों को तो यूरोप वाले यूं कबूल करते हैं गोया जैसे लॉटरी लग गई हो। खैर, मेरी शादी हुई और वो मुझे यूरोप ले गया। इस सब में मैं नदीम को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। फिर आज मुझे नदीम की याद आई कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। मैं उसे ढूंढने के लिए उसके घर गई। उसके घर वालों ने मुझे बहुत कोसा और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं वजह जानना चाहती थी कि नदीम आखिर कहाँ गया, वो है कहाँ, वो ठीक भी है, जिंदा भी है या नहीं। खैर, किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि नदीम तो पागल खाने में है। मैं बहुत हैरान हुई कि इतना हाजिर दिमाग और ज़हीन लड़का पागल खाने में है। ये सब कुछ जानने के बाद मुझे नदीम से मिलने की तड़प और ज्यादा बढ़ गई। मैं नदीम से मिलने पागल खाने गई। डॉक्टर ने मुझे नदीम से मिलने से मना किया क्योंकि नदीम अपने होशो हवास बिल्कुल खो चुका था। डॉक्टर का कहना था कि हम लोगों ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा है। वो शख्स बारहा खुदकुशी की कोशिश कर चुका है और ऐसा ना हो कि आप उससे मिलने जाएं और वो आपको भी कोई नुकसान पहुंचाए। मैंने फिर भी जिद की कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं उससे मिलना चाहती हूं। डॉक्टर ने मुझे मिलने की इजाजत दे दी। मैं नदीम के पास गई। नदीम ने मुझे देखा और देखते ही मुझे अनदेखा कर दिया। नदीम की हालत उस वक्त कैसी थी मैं बयान नहीं कर सकती। नदीम का हुस्न बिल्कुल ढल चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और खौफ के आसार नजर आ रहे थे। मैं नदीम की हालत देखकर तो परेशान थी ही, लेकिन इस बात से और भी ज्यादा परेशान हुई कि नदीम ने मुझे नहीं पहचाना। मैं दोबारा से डॉक्टर साहब के पास आई और उनसे वजह जानना चाहिए कि नदीम आखिर पागल कैसे हुआ। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि
کہ ندیم کسی لڑکی سے شدید محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی اسے چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ ندیم اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا اور تھوڑے ہی عرصے میں پاگل ہو گیا، اور پاگل پن کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی اس کو اپنا ماضی یاد ہے۔ یہ بات میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ میں روزانہ ندیم سے ملنے کے لیے پاگل خانے جانے لگی۔ ندیم آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ وہ میری حرکتوں اور باتوں سے کچھ متاثر ہونے لگا۔ اب ندیم میرے لیے تو آشنا تھا، لیکن میں ندیم کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ ندیم کی آہستہ آہستہ مجھ سے دوستی ہونے لگی اور میں بھی اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگی۔ جب ندیم کی حالت میں اس قدر سدھار آنے لگا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک روز میں جب ندیم سے ملنے گئی تو مجھے پاگل خانے سے خبر ملی کہ ندیم اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، ندیم کو کیا ہو گیا؟ کل تو وہ اچھا بھلا تھا، میں اسے مل کر گئی تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسے مریضوں کے ساتھ ایسا ہونا بالکل نارمل بات ہے، کیونکہ ندیم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا اور اسے اچانک اپنا ماضی یاد آ گیا۔ ایسے مریضوں کو جب اچانک سے اپنا ماضی یاد آتا ہے اور صدمے کی شدت اگر زیادہ ہو تو ایسے مریضوں کے ذہن پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ ندیم کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں شاید اپنی طلاق پر اتنا دکھی نہیں ہوئی تھی جتنا ندیم کے دنیا سے جانے پر ہوئی۔ ندیم، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں مجبور تھی ندیم۔ قسمت نے اس طرح میرے ساتھ 2 دفعہ کھیل کھیلا۔ پہلے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، حالانکہ بچے تو مرد کے نصیب میں ہوتے ہیں نا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اور دوسری بات، ندیم، تمہیں دیکھ کر تو مجھے جینے کی پھر سے امید جاگی تھی، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہر بے اولاد عورت کو نیک اور صالح اولاد دے، اور ایسے مردوں کو بھی اللہ غیرت دے کہ اولاد تو آپ کا نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس کا دوش بھی ہم عورت کو دیں گے تو پھر ہم میں اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں کیا فرق رہا؟